was 18 years old when I got married. I used to live in Punjab और मैं शादी के बाद कराची मूव हुई. तो there is no field in the world जहाँ पर आपको औरत होने की वजह से कोई डिसएडवांटेज हो. Getting that case is an art. आपके सामने जो जज बैठे हैं आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं? कन्विंस करने के लिए you require two things. जैसे मैंने कहा, one is communication and one is the legal knowledge. तो once my son started growing up, वो स्कूल जाना शुरू हुआ, तो I realized कि now is the time that I should actually focus on myself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया हम्माद और यह है राइस पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलज़ेब खान, जो एक लीगल प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट गवर्नर, एक्सपर्ट और कंपनी सेक्रेटरी हैं। तो आज जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम गुलज़ेब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपने लॉ को एज अ करियर चूज़ किया, तो उसके पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? ओके, द थिंग इज़ के मैं लीगल फील्ड में बहुत एक्सीडेंटली आई थी और एक्सीडेंटली आने के पीछे रीज़न यही था कि आई वॉज 18 years old when I got married. आई यूज़ टू लिव इन पंजाब और मैं शादी के बाद कराची मूव हुई. ओके। देन बाय 19 years अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड माई सन, आई बिकेम अ मदर. बट ये कि मुझे शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था. आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज इन टू बुक्स, एकेडमिक्स, और मेरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड था वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा था. तो वंस माई सन स्टार्टेड ग्रोइंग अप, वो स्कूल जाना शुरू हुआ, तो आई रियलाइज़ के नाउ इज़ द टाइम दैट आई शुड एक्चुअली फोकस ऑन माई सेल्फ और मैं अपनी जो एजुकेशन है उसको किसी तरह कंप्लीट करूँ. तो एट दैट टाइम सिंस आई यूज़ टू लिव नियर DHA, तो वहाँ से कराची यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एंड ऑल कि मैं एक रेगुलर ग्रेजुएशन करूँ या मास्टर्स करूँ, व्हाट डायरेक्शन शुड आई गो फॉर. तो काफ़ी मेरी वो कंटेम्पलेशन चल रही थी. देन अ वेरी गुड नेबर ऑफ माइन, हर हस्बैंड वॉज अ लॉयर. एंड आई वॉज वन डे हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हर एंड आई वॉज लाइक कि मुझे पढ़ना तो है, ये तो क्लियर है, बट क्या पढ़ना है विद माई सन एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो मैं क्लियर नहीं हूँ. तो शी सेड टू मी कि आप LLB करने का क्यों नहीं सोचती. तो आई सेड कि LLB, मेरी तो पूरी फैमिली हिस्ट्री में देयर इज़ नो लॉयर एंड आई कैन नेवर थिंक ऑफ बीइंग अ लॉयर. तो उन्होंने कहा नहीं, यू हैव गॉट सच ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल, एंड एडिशनली आप SM लॉ कॉलेज में पता कर लें, वहाँ पर 3 घंटे की क्लास होती है, तो इट विल सूट योर स्केड्यूल. तो आई वाज लाइक अच्छा. देन आई हैड अ थॉट ओवर दैट, और फिर मैंने एक दिन हिम्मत की, फ़ीस भी पे नहीं की थी अभी एंड आई टुक माई सन और मैं उसके समेत SM लॉ कॉलेज चली गई. एंड एज सून एज आई एंटर्ड विद माई सन, तो माई प्रिंसिपल वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट और मुझे नहीं पता था कि ये प्रिंसिपल हैं. तो उन्होंने मुझे देखा एंड ही वाज लाइक कि ये मतलब बच्चा लेके कौन आ रही है साथ. और उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने कहा जी आप कौन हैं और क्या करने आई हैं एंड व्हाई इज़ दिस चाइल्ड विद यू. तो आई सेड कि मैं आज एज एन एक्सपेरिमेंट आई हूँ बिकॉज आई वांट टू परसू लॉ, बट मुझे देखना है कि मेरा कोई इंटरेस्ट भी डेवलप होता है या नहीं, एंड एडिशनली इफ़ आई कैन मैनेज इट विद माई सन अलॉन्ग साइड. आई डोंट नो वट क्लिक्ड हिम और वट मेड हिम थिंक इट थ्रू, एंड ही वॉज लाइक ओके आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, वहाँ फर्स्ट ईयर की क्लासेस हो रही हैं, but make sure your son doesn't make a noise. So I said, yeah, I guarantee he won't. And I went, I took the class for 3 hours. मेरा बेटा मेरे साथ बैठा रहा. The entire class was looking कि who is she and why. ये चीज़ तो मतलब वो एक ऐसी चीज़ है ना कि वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि बिल्कुल कोई भी नहीं बिल्कुल. लेकर आता. और मेरा ये था कि I was resilient enough कि I was like I don't care what the world is thinking. हाँ, मुझे तो पढ़ना और है. ये सोच बहुत अच्छी है. Yes, मुझे तो पढ़ना है और उसके लिए मैं जानूँ मेरा बच्चा, मेरा schedule, and I'll just manage it. As long as के LLB क्लिक कर जाए मुझे. And believe me that right after 2 classes, I was like कि yes, this field is for me. और वो क्लैरिटी क्यों आई? वो क्लैरिटी मुझे इतनी इंस्टेंट क्लिक हुई क्योंकि आई एम अ पर्सन हु हेट्स स्टेगनेंसी. मैं रूटीन से बहुत बोर होती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू, सम न्यू इन्फॉर्मेशन, सम न्यू एक्टिविटी. मैं डेली रूटीन से बोर होती हूँ. तो वो जब मैंने शुरू की ही 2-3 क्लासेस ली ना, तो इट लिटरली क्लिक्ड मी कि ये तो बड़ी एक्साइटिंग फील्ड है. मतलब देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन इन द लीगल सब्जेक्ट्स कि उन 2 क्लासेस ने ही मुझे क्लिक कर दिया कि गुलज़ेब अगर आप 2 घंटे की क्लास में इतना लर्न करी हो, तो अगर आप इसको एज अ फील्ड और देन लेटर ऑन एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करोगी, तो यू विल एवरी डे यू विल वेक अप एंथुजियास्टिक कि आज कुछ नया है मेरे पास करने को. तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू LLB. तो अच्छा, LLB सुन के यही रियलाइज़ होता है, ये फील आता है कि वो बहुत बोरिंग फील्ड है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. हाँ. तो आपको नहीं इसमें स्टार्टिंग में ऐसा फील हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे दिमाग में बोरिंग का एंगल तो नहीं था,
मेरे जहन में ये ज़रूर था कि क्या ये फील्ड एज अ गर्ल मेरे लिए सूटेबल होगी। बिल्कुल। मुझे वो डर ज़्यादा था, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू कि हाँ, मेरी ज़्यादातर लोग यही सोचे होते हैं कि एज अ Yes. गर्ल इस चीज़ में आना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, तो ये वाला मुझे जो है ना एप्रीहेंशन ज़्यादा था कि व्हाट इफ़ आई डोंट फील सिक्योर इनफ, व्हाट इफ़ के इस फील्ड के अंदर एज अ वुमेन मुझे ग्रोथ ना करने दी जाए। बट मैंने फिर लाइफ में यही सीखा कि आपको उतनी ही जगह मिलती है जितनी जगह आप अपनी बना लेते हो। अच्छा, सही। आप जितना ज़्यादा अपने आप को विद इन लिमिट्स बट विद डिग्निटी मूव करवाओगे, तो देयर इज़ नो फील्ड इन द वर्ल्ड जहाँ पर आपको औरत होने की वजह से कोई डिसएडवांटेज हो। और वही हुआ कि जब मैंने ये स्टार्ट किया तो एक्साइटमेंट लेवल तो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि ये फील्ड मेरे लिए ही शायद बनी है, और मैं एक्सीडेंटली ही सही बट बिल्कुल सही जगह सही पहुंची जगह पे हूँ। आई हूँ। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह द ग्रोथ एंड एवरीथिंग, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कंसिस्टेंसी। मुझे नहीं याद कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने 11 इयर्स की क्वालिफ़िकेशन में या पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस में मैंने किसी दिन भी किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया एवरी डे, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ आई वॉज प्रेइंग इन दोज डेज़ कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लूँ, हाउ आई वॉज प्रेइंग डेली कि मैं अपनी फील्ड में तो आ गई हूँ, अब इधर अपना नाम बना लूँ। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई हैव रीच्ड दैट थ्रेशोल्ड आई नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। सही। सो एज अ वुमेन तो आपको इश्यूज ही नहीं आए, कोई चैलेंजिंग फेस नहीं किए एक मदर होने के Yeah. साथ साथ? अच्छा, नो डाउट कि हमारे पास ना हम एक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लीगल फील्ड ही नहीं, हर फील्ड मेल डोमिनेटिंग है। आप कहीं भी चले जाएं आपको ये रियलाइज़ होता है कि ओके हम खातून हैं, हम औरत हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स वो डोमिनेंट जो है नेचर उनकी मर्दों की वो प्रोफेशनलिज्म की वजह से भी होती है, और कई दफ़ा वो औरत को अंडरमाइन करने के एंगल से भी होती है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ हर फील्ड के अंदर है। बट जो मेरा हमेशा से क्लैरिटी और पॉइंट ऑफ व्यू रहा, जो मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के फोरम्स पर भी बात करती हूँ, मैं एक बात हमेशा ख़वातीन को कहती हूँ कि आप तब तक मैटर करते हैं जब तक आपका अपना जहन क्लियर है कि यू हैव टू स्टे। आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। ये दुनिया आसान नहीं है, ये माशरा आसान नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आप किसी रूम में एंटर हों और आपको लगे कि बस दिस इज़ माई स्टेज एंड द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू गिव मी एवरीथिंग। नो, आपको खुद जगह बनानी यू होती हैव है। टू फाइट फॉर इट। यू हैव, और औरतों को मर्दों से ज़्यादा खुद को प्रूव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको घर पे भी प्रेशर्स होते हैं, दे आर मल्टीटास्किंग। उनको पता है कि हमें एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ बेटी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, और होम इज़ गोइंग टू जज अस एंड देन द सोसाइटी इज़ गोइंग टू जज अस। तो हम ख़वातीन पे ना प्रेशर ज़्यादा होते हैं, और मैं हमेशा ख़वातीन को ये कहती हूँ कि आई परफॉर्म ब्रिलियंट व्हेन आई एम अंडर प्रेशर। तो आप उस प्रेशर को कितना जल्दी अपने पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लें, वही चीज़ आपको आगे से आगे ले जाएगी। वेरी नाइस। थैंक यू। सो 11 साल की जर्नी में सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग मोमेंट क्या रहा आपके लिए? वेल देर हैव बिन मल्टीपल, बट अगर मैं बात करूँ एजुकेशन के एस्पेक्ट से, तो मेरा डिफाइनिंग मोमेंट था कि जब आई वॉज आई गॉट क्लियर्ड विद माई 3 years ऑफ LLB प्रोग्राम, तो आई सिक्योर्ड द हाइएस्ट मार्क्स in my entire class. Wow, There were nice. around 312 or 11 students, और उसकी में मेरे बैच में I scored the highest. That was like the most defining moment for me. और मुझे पता है कि my son used to sit with me in class. He was माशाल्लाह such a nice son that I have been blessed with, कि वो आवाज़ भी नहीं करता था। तो मुझे लगता है कि शायद वो 3 years का एकेडमिक जर्नी जो मैंने उस बच्चे के साथ साथ किया, एंड देन लेटर ऑन द रिजल्ट ऑफ दैट एकेडमिक जर्नी। तो वो हर क्लास में आपके साथ होता? यस, वो मेरे साथ होता था, और उसका वो छोटा सा एक बैकपैक मैं रेडी करके ले जाती थी, एंड ही यूज्ड टू जस्ट कलर एंड ही, और अभी भी ये है कि सिंस माई क्लासमेट्स आर नाउ माई कलीग्स एज वेल, तो वहाँ पर भी जब वो सारे अक्सर कोर्ट में या कहीं किसी जगह पर मेरे बेटे को देखते हैं, दे आर लाइक यू यूज्ड टू बी योर क्लास फेलो। तो दिस व्हेन टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक्स, तो मेरा ये मोमेंट था व्हेन आई सिक्योर्ड द हाईएस्ट, एंड इट वाज लाइक ऑल द hard work that me and my son were putting in, it has paid off. And then later on, when I got the opportunity to work with Hilal Foods, उसके पीछे रीज़न यही था कि I was provided with 2 responsibilities at that same time. That was like group head legal and company secretary. तो एक लीडरशिप रोल में रहते हुए जब मैंने अपने आप को एक वकील होने के साथ साथ
एक बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट के रोल के साथ कोलैबोरेट किया, तो दैट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट इन माई करियर एज वेल. तो दीज टू मोमेंट्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट. सही. अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने अपने बेबी के बारे में बताया है कि जिस तरीके से वो आपके साथ रहते थे, तो उनके मतलब उनकी पर्सनैलिटी में क्या आपने चेंजेस देखी? मतलब Okay. ये एक बड़ी चीज़ है कि वो आपके साथ एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो जो चीज़ वहाँ पे चल रही होती थी वो इन्वायरमेंट वो भी फील करता होगा. बिल्कुल. You know, he was mashallah getting so much attention from everyone कि he from a very early age started realizing कि life has a purpose. उसने मुझे वो पर्पस के लिए मेहनत करते देखा. तो माशाल्लाह now he is 14 and he is even taller than me, but he is very मतलब clear. माशाल्लाह से वो बड़े हो चुके हैं. हाँ माशाल्लाह से, and he is in O levels now and he is always like कि आप हार्ड वर्क करोगे तो सब मिलेगा. आई गेस वो उसकी लाइफ की लर्निंग स्टेज थी जो उसने सीखा कि अ वुमेन कैन बी अ मल्टीटास्कर. माई मदर इज़ नॉट ओनली मैनेजिंग होम, शी इज़ मैनेजिंग स्टडीज, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी. और उस चीज़ ने ना सिर्फ उसको एक प्रोफेशनल सिनेरियो भी समझा दिया, बल्कि ही गॉट सो मच रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन. उसको ये समझ आया कि औरत की स्ट्रगल्स क्या हैं, कैसे एक औरत अपनी लाइफ को, अपने एम्बिशंस को, अपने सिनेरियोज को मैनेज और जगल करती है और उसके लिए वो कितनी मेहनत करती है. तो आई थिंक कि ऑल माई लाइफ ट्रेजेक्ट्री मेड हिम such a gentleman बिल्कुल. and such an empath towards और women. बहुत सही टाइम में बहुत जल्दी बता दिया. Yes, yes, alhamdulillah. So inshallah he'll be such a, you know, nice and thorough gentleman when he'll be coming to the women around him. इंशाल्लाह. सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स में सबसे कॉमन लीगल चैलेंजेस क्या फेस करने को मिलते हैं? ओके, अच्छा, सिविल और कमर्शियल में जवेरिया जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट के एंगल से ज़्यादा बात करूँगी कि हमें डिस्प्यूट यहाँ पर अराइज होता है कि जहाँ पर हम शुरू से ही चीज़ों को वेल डिफाइन नहीं करते. देखें, लाइफ में भी और प्रोफेशनलिज्म में भी जहाँ पर देयर इज़ अ लैग, देयर इज़ अ लैप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिकलिटी, वहाँ पर मसाइल आना शुरू हो जाते हैं. अगर मैं आपको घर की मिसाल दूँ कि घर के अंदर भी अगर आप सही से अपनी बात कम्युनिकेट नहीं करते, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से नहीं बता पाते, तो आपकी वो चीज़ एग्जीक्यूशन स्टेज तक अच्छी नहीं जाती. सेम गोज़ विद प्रोफेशनलिज्म. तो मैं ये फील करती हूँ कि जो कोर फाउंडेशन होती है सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स को मिटिगेट करने के लिए, दैट हैज़ टू बी द डॉक्यूमेंटेशन, दैट हैज़ टू बी द कॉन्ट्रैक्ट्स, द एग्रीमेंट्स, कि जिनकी बेसिस के ऊपर आप अपना एक रोड मैप बना रहे होते हैं. आपका वो रोड मैप जितना अच्छा डिफाइंड होगा, जितना एलेबोरेटिव होगा, जितना क्लियर होगा, जितने कम ग्रे एरियाज वाला होगा, उतना इजीली आप किसी भी डिस्प्यूट तक पहुंचने से पहले रुक चुके होंगे. सही. डिस्प्यूट तो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं. दो लोग एक साथ भी रह रहे होते हैं तो डिस्प्यूट अराइजेस. और कंपनीज में तो देयर आर पीपल विद ब्रेन्स, देयर आर लोड्स ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन वन ऑब्जेक्टिव. तो उसके बिहाफ पर आप जितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन को रखते हैं, जितना अच्छा अपने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस को रखते हैं, आप उतना इजीली डिस्प्यूट्स को इरेडिकेट कर लेते हैं. सही. और अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट की, तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करता है? यू नो, कॉन्ट्रैक्ट्स के एंगल से ना सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि लीगल का पर्सपेक्टिव ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कंपनी रिस्क एक्सपोजर पे ना आ जाए. बट दूसरी तरफ द कंपनी इज़ अ बिजनेस एंटिटी. कई जगहों के ऊपर बिजनेस आता ही रिस्क से है. तो वहाँ पर जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि बस हम बिजनेस पे फोकस करें, रिस्क आएगा तो उसको टैकल कर लेंगे. लीगल कह रहा होता है कि बिजनेस पे फोकस करें, बट उस बिजनेस को इतने सिक्योर वे में ऑपरेट कराएं कि रिस्क आए भी तो वो इतना चैलेंजिंग ना हो कि वो आपकी पूरी बिजनेस ट्रेजेक्ट्री को एलिमिनेट कर दे या आपकी पूरी बिजनेस ट्रेजेक्ट्री को इफेक्ट कर दे. तो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मैं एक चीज़ को हमेशा कहती हूँ कि लीगल शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द बिजनेस डीलिंग सिंस डे वन. अनफॉर्चुनेटली जनरली पाकिस्तान की प्रैक्टिस में क्या होता है कि विदाउट साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनीज बिजनेस शुरू कर देती हैं. लीगल को एंड स्टेज पे इन्वॉल्व किया जाता है कि आप आओ और बस ये साइनिंग करवा दो. बिल्कुल. दैट्स नॉट हाउ इट शुड. और ज़्यादातर ये रिलेटिव्स में होता है. यस यस. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लीगल को पार्ट रखें. लीगल जितना ज़्यादा बिजनेस समझेगा उतने अच्छे तरीके से वो आपके बिजनेस को प्रोटेक्शन भी दे सकेगा. जब वो बिजनेस ही नहीं समझेगा तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता.
बट थैंकफुली द प्लेस दैट आई एम वर्किंग इन, हम लोग इस चीज़ को बहुत मॉनिटर करते हैं कि शुरू दिन से लीगल स्टेज पार्ट ऑफ द बिजनेस डीलिंग्स, ट्रांजैक्शंस टिल द टाइम द एग्जीक्यूशन इज डन। तो उससे फिर आपका एग्रीमेंट 3 साल चल रहा है, 2 साल चल रहा है, तो आपका बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्ट नहीं हो रहा होता। सही। या सो आज के डिजिटल एरा में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है? IP is very very important. I cannot emphasize this enough. आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके ट्रेडमार्क्स, आपके कॉपीराइट्स, मैं ये बिजनेसेस को बताना चाहूँगी कि दे आर योर एसेट। बिल्कुल। वो आपका ऐसा एसेट है, हम समझते हैं हमारा एसेट क्या है, हम समझते हैं हमारे शेयर्स हमारा एसेट है, हमारा रेवेन्यू हमारा एसेट है, हमारे डिविडेंड्स हमारे एसेट हैं। येस, दे आर वेरी मच एसेट, बट जो आपका नाम है, जो आपकी पहचान है, जो आपकी शनाख्त है, वो आपका बहुत बड़ा एसेट है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। रिसेंटली आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद एन IP कंसल्टेंट, और बड़ी प्यारी उनसे मेरी एक डिस्कशन हुई। तो वी वर टॉकिंग कि अगर अल्लाह ना करे कभी कोका कोला की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं उनकी, सब कुछ हो जाता है, और बैंकरप्सी के दौरान कोका कोला जाता है किसी बैंक के पास और जाकर कहता है मैं कोका कोला हूँ, मतलब वी आर कोका कोला एंड वी वांट यू टू इन्वेस्ट इन अस, क्योंकि हम बिल्कुल बैंकरप्ट हैं। तो जस्ट बिकॉज दे आर कोका कोला, एवरी बैंक विल गिव देम द लोन, चाहे कि उनकी फैक्ट्रीज ना हो, उनकी जगह ना हो। दैट इज़ द पावर ऑफ हैविंग अ ट्रेडमार्क। बिल्कुल। दे आर अ बिजनेस, दे हैव अ नेम, उनका नाम, उनकी शनाख्त है, जिस वजह से उनको बिजनेस मिलेगा। तो IP को हमें बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा वोकल रहती हूँ कि हमें क्लैरिटी डेवलप करनी चाहिए कि आपके बिज़नेस की डोमेन्स के अंदर IP कितना इम्पैक्टिव है। आप बिज़नेस कर रहे हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर, और अगर वहाँ पर आपने अपने IP को सिक्योर नहीं किया हुआ, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि आप अपना प्रोडक्ट वहाँ भेजें और वहाँ पर ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के नाम से एक और चीज़ चल रही है। तो IP शुड बी फोकस्ड इन बिजनेसेस लाइक द शेयर्स, लाइक द रेवेन्यू, ताकि इट डजंट गेट इफेक्टेड। बिल्कुल, सबसे पहले इस चीज़ पे काम करना चाहिए। सबसे पहले मैंने मतलब अभी इन माय कंपनी वी हैव दिस मैकेनिज्म वेयर इन वी मेक श्योर कि जो भी न्यू प्रोडक्ट आ रहा होता है, जो भी न्यू हम अपना SKU ला रहे होते हैं, हम उसको सबसे पहले IP प्रोटेक्ट करवाते हैं। सही। बिकॉज वो आपका, इट्स योर ब्रेन चाइल्ड, इट्स योर क्रिएटिविटी, यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट। एक छोटी सी मिसाल हम रेगुलर ज़िंदगी की ले लेते हैं कि एक शायर है, उसने शायरी की और उसकी शायरी कोई और उठाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो शायर कितना डैमेज होगा, क्योंकि इट्स हिज ब्रेन चाइल्ड, बिल्कुल। इट्स हिज क्रिएटिविटी। तो सेम एक कंपनी का IP जो है वो उनका एसेट होता है, और उस क्रिएटिविटी को हर सूरत प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या स्टार्टअप लीगल कंप्लायंस को अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं? येस दे डू, अनफॉर्चुनेटली दे डू। नहीं होना चाहिए ऐसा। इस वजह से नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टार्टअप्स को ये लगता है कि इस वक्त हमारे पास जितना भी रेवेन्यू है या जितना भी हमने अपना जो है कैपिटल वगैरह एस्टिमेट किया हुआ है, वो सोचते हैं कि हम अपने इस पूरे कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस फंक्शनैलिटी के लिए इस्तेमाल करें, विच अल्टीमेटली इज़ डेंजरस। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा कंप्लाइंसेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप गवर्नमेंट बॉडीज़ के चार्टर्स को अडॉप्ट करेंगे अपना स्टार्टअप रन करने के लिए, उतनी कम पेनल्टीज़ आपको पड़ेंगी, उतने कम फाइन्स आपको पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर स्टार्टअप्स कहते हैं कंप्लाइंस को लेटर ऑन देखा जाएगा, अभी पैसा बचाओ और वो पैसा बचा के सिर्फ बिजनेस करना शुरू कर दो। दैट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि किस टाइम के ऊपर आप पे कितना फ़ाइन आ जाएगा, कितनी पेनल्टी आ जाएगी, वो उस वक्त आपको ऐसे गलत टाइम पे हिट करेगी कि जब शायद आपके पास बैकअप इतना नहीं होगा टू एक्चुअली कवर दैट। तो आई ऑलवेज से कि स्टार्टअप्स शुड मेक श्योर ऑफ 2 to 3 steps: the business continuity, compliances, IP monitoring and asset protection, और इन 3 फैक्टर्स को उनको साइमल्टेनियसली लेके चलना चाहिए। तब जाके द स्टार्टअप्स कैन एक्चुअली फ्लरिश विदाउट दैट स्वॉर्ड इन देयर ऑन देयर हेड कि हम कब हिट होने वाले हैं किसी पेनल्टी से। बिल्कुल। या ये सारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का रोल कितना बढ़ने वाला है? अच्छा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जवेरिया ना सिर्फ आज के दौर में ज़रूरी है, बल्कि फ्यूचर में तो आई थिंक इसकी अवेयरनेस ज़रूर बढ़ेगी, बट इसकी जो इम्पॉर्टेंस है ना वो आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि कंपनीज जब भी किसी डिस्प्यूट में जाती हैं, या 2 इंसान भी एक दूसरे के साथ किसी डिस्प्यूट में जाते हैं, तो दे डायरेक्टली गो फॉर द कोर्ट।
कोर्ट जाना एज अ फर्स्ट स्टेप मैं रिकमेंड नहीं करती होती, क्योंकि कोर्ट जाना कम्स विद इन इट्स सेल्फ कॉस्ट, एनर्जी, पोटेंशियल का वेस्ट। आपको कांस्टेंट डेडिकेटेड रहना पड़ता है कोर्ट के प्रोसेसेस को फॉलो अप करवाने के लिए, और जब तक कि आपका जस्टिस सिस्टम की मशीनरी मूव करेगी तब तक आप बहुत ज़्यादा लॉस बेयर कर चुके होते हैं। तो आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर, लोग कोर्ट में जाने से डरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं कंपनीज के एंगल से और कॉर्पोरेट के एंगल से आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर एंड सजेस्ट मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पहले ही मसले के ऊपर आप अदालत के दरवाजे पे चले जाएं। ये इस वजह से भी अवॉइड करना चाहिए कि ऑलरेडी और कोर्ट्स आर सो मच बर्डनाइज्ड विद केसेस। तो अगर हमारे पास कॉर्पोरेट के अंदर आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमें पहले अपने उन ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करना चाहिए और फिर हमें कोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को मैं बहुत एडवोकेट करती हूँ, और आई हैव सीन के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 70-80% केसेस के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की स्टेज पर ही द कंपनी कम्स आउट ऑफ द सिचुएशन और एमिकेबल सेटलमेंट हो जाती है। सही। या तो इसी से रिलेटेड सवाल है, आर्बिट्रेशन ट्रेडिशनल कोर्ट लिटिगेशन से किस तरह डिफरेंट है? ओके, लिटिगेशन से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, देखिए आर्बिट्रेशन है कि डिस्प्यूट के दौरान दोनों पार्टीज़ एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं। वो आर्बिट्रेटर एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होता है। आप उस प्रोफेशनल को एज अ थर्ड पार्टी एम्पायर बिठाते हैं और आप उनके सामने अपना डिस्प्यूट रखते हैं। वो आर्बिट्रेटर दोनों साइड्स को सुनता है और उसके बाद वो अपना अवार्ड देता है, विच इज़ कॉल्ड द अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि एक सॉल्यूशन है। ये सारी चीज़ें कोर्ट से बाहर होती ये सब कोर्ट के बाहर होता है। और अगर लेट्स से कि आर्बिट्रेटर का अवार्ड, अगर हम कोर्ट जाएं तो कोर्ट जजमेंट और ऑर्डर देती है। अगर हम आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं तो आर्बिट्रेटर को का अवार्ड होता है। कोर्ट आर्बिट्रेटर का अवार्ड आपके ऊपर बाइंडिंग होता है। लेट्स से अगर कोई पार्टी आर्बिट्रेटर के, जाहिर है अब दो पार्टीज हैं तो दो में से एक की फेवर में जाएगा वो अवार्ड। तो जो पार्टी एग्रीव्ड होती है, जिसकी फेवर में नहीं जाता, तो इफ़ दे आर नॉट हैप्पी विद दैट देन दे कैन ऑप्ट फॉर द ऑप्शन ऑफ कोर्ट। और जैसा कि मैंने कहा कि आर्बिट्रेशन को हमें बहुत अहमियत देनी चाहिए। इससे ना सिर्फ ये कि इट डैमेजेस लेस विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इम्पैक्ट, इट इज़ मोर स्विफ्ट, इट इज़ मोर स्पीडी, एंड एडिशनली आप कोर्ट्स को बर्डनाइज नहीं करें। आप एक आम आदमी के केसेस जो एक एक कोर्ट के अंदर 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार की केसेस की फाइलें पड़ी हुई हैं, और उसमें जाकर हमारे पाकिस्तान की हर कंपनी भी अपना पूल इन करना शुरू कर दे, तो आई डू नॉट सजेस्ट दैट। और 70-80% जैसा मैंने पहले कहा कि आर्बिट्रेशन वर्क्स आउट रियली वेल और बहुत अच्छे से एमिकेबल वे में, क्योंकि देखो कंपनीज आर हेयर टू डू बिजनेस। कंपनीज अगर लिटिगेशन ही करती रहेंगी ना तो फिर वो बिजनेस नहीं कर सकेंगी। तो द फोकस एंड डायरेक्शन शुड बी टू इन्वॉल्व इन लेस लिटिगेशन। सही। तो आप ज़्यादातर कौन से केसेस देखने को मिलते हैं आपको? अच्छा, अगर हम बात करें हैं मतलब कंपनीज़ के एंगल से ही जैसे हम बात करें हैं, तो द कंपनी द टाइम वर्किंग विद, तो हमारे पास कंज्यूमर के भी कुछ केसेस कभी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास आईपी रिलेटेड मैटर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे एसेट्स हैं, हिलाल की फ्रेश अप है, डिंग डोंग है, हाजमोला, आमरस, तुलसी रसीली, देयर आर और एसेट्स, देयर आर ब्रेन चाइल्ड। हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये जो हमने इतनी मेहनत से अपने कुछ ब्रांड्स बनाए हैं और उन ब्रांड्स को कोई भी और छोटा सा कारखाना मैन्युफैक्चर करने लग गया है, हमारी पैकेजिंग का प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट। तो ज़्यादातर हमारे जो मैटर्स होते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। सही है। फ्यूचर लॉयर को ट्रेडिशनल लीगल नॉलेज के अलावा किन स्किल्स में सबसे ज़्यादा काम करनी चाहिए? फ्यूचर लॉयर्स को सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। वन इज़ द कम्युनिकेशन। आप कितना अच्छा कानून पढ़ लें, आप कितनी अच्छी किताबें पढ़ लें, जब तक वो सब यहाँ है और आपकी ज़बान से अच्छे से अदा नहीं हो रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देयर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी सो स्ट्रॉन्ग, एंड सेकेंड शुड बी देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगैलिटी। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगैलिटी से मेरी क्या मुराद है? वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगैलिटी से मुराद ये है कि डोंट डू केसेस फॉर द सेक ऑफ डूइंग केसेस। केसेस को समझें कि आपका कानून जो मुद्दा या मसला क्लाइंट आपके पास लेकर आया है, आपका कानून उसको कवर कितना कर रहा है। क्या आप सिर्फ क्लाइंट को एंगेज करने के लिए केस को परसू करना चाह रहे हैं, या आप कोर्ट में जाके इतना अच्छे से उस केस को लड़ सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं? तो बेसिकली वो जो लीगल एक्यूमेन है ना, उस पे काम करने की हमारे यंगस्टर्स को बहुत ज़रूरत है। केस फाइल कर देना इज़ नॉट अ टैलेंट।
हमारे कोर्ट्स के अंदर इतने टाइपिस्ट बैठे हैं कि एक ही ड्राफ्ट में वो पार्टियों के नाम बदल बदल के वकीलों को पकड़ा रहे होते हैं। ओके फाइलिंग इज़ नॉट एन आर्ट, लिटिगेटिंग दैट केस इज़ एन आर्ट। आपके सामने जो जज बैठे हैं आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं? कन्विंस करने के लिए यू रिक्वायर टू थिंग्स, जैसे मैंने कहा, वन इज़ कम्युनिकेशन एंड वन इज़ द लीगल नॉलेज। तो हमेशा केस को अंडरस्टैंड करें, इतना इन डेप्थ पढ़ें, इतनी रिसर्च करें कि आपको ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए कि जो मामला आप अदालत के सामने लेकर जा रहे हैं उसमें आपके हारने के चांसेस 0.1% भी नहीं हैं। और उसके बाद आपकी वो रिसर्च किसी काम की नहीं होगी अगर आप कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी उस रिसर्च को पुट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल These two things should be clubbed together to make you reach where you want to be. सही, बहुत अच्छी बात की आपने। Thank you. टेक्नोलॉजी और एआई लीगल प्रोफेशन को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी आगे जाके? See, AI is a very very helpful tool. AI बहुत रिसर्च करने वाला टूल है, बट मैं फिर से एक बात कहती हूँ कि AI is not the replacement of humans. AI is to facilitate the humans. हम लोग अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा, मैं हमारी जो जनरेशन आगे आ रही है मैं देख रही होती हूँ कि पूरा डॉक्यूमेंट उठाते हैं और उसको चैट पे डाल देते हैं और AI जेमिनी पे डाल देते हैं और वो प्रूफ रीड भी कर रहा है, उसको रिव्यू भी कर रहा है। AI should be used for the sake of research. AI should not be used for drafting. AI should not be used for the sake of actually, making cases or making contracts. आप AI को इस तरह से इस्तेमाल करें कि अब आपको किताबें ना खोलनी पड़े। आपको पता हो कि मैंने जो ये 4 किताबें पहले पढ़ के एक कानून को समझना था, अब मैं वो कानून इस AI पे टाइप करके समझ सकता हूँ। बट क्या वो कानून की इंटरप्रिटेशन जो मुझे AI दे रहा है वो प्रैक्टिकल है? क्या वो हमारे कोर्ट सिस्टम पे इम्प्लीमेंट हो सकती है? क्या वो सामने बैठे हुए जज को कन्विंस कर सकती है? यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन का काम स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो AI इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। इट इज़ एन एनेबलर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमें उसको अपनी असिस्टेंस के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि इसलिए कि AI हमें कमांड करे और हम उसके कमांड को फॉलो करें। ऐसा ही है। यस। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट लीगल प्रोफेशनल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है सबसे ज़्यादा? देखो, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने एज अ कंपनी सेक्रेटरी इस बात को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि जब तक आप कंपनी के बिज़नेस को नहीं समझते, जब तक आप कंपनी की डायरेक्शन को नहीं समझते, तब तक आप कंपनी के बिज़नेस को ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना आप कंपनी की डायरेक्शन को रिस्क मिटिगेशन से निकाल सकते हैं। हमें इस बात को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कंपनी का हर डिपार्टमेंट इज़ अ स्टेक होल्डर। आपकी सेल्स टीम, आपकी सप्लाई चेन टीम, आपकी प्रोक्योरमेंट टीम, आपका HR, आपका फाइनेंस, एवरीवन इज़ सो मच इंटीग्रेटेड, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का फंक्शन एंड तक के फंक्शन को इम्पैक्ट दे रहा होता है। अब वो इम्पैक्ट बूस्टर भी हो सकता है और वो इम्पैक्ट रिवर्स करने वाला भी हो सकता है। तो इस वजह से स्टेक होल्डर्स का एक बिज़नेस के लिए सर जोड़ के बैठना, उसको अंडरस्टैंड करना, मैनेजमेंट को ऑन बोर्ड लेना, डायरेक्टर्स को ऑन बोर्ड लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारा सिर्फ उसी सूरत मुमकिन होता है व्हेन यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। हर डिपार्टमेंट को जब अपना रोल क्लियर हो, हर डिपार्टमेंट को पता हो कि हमारी परफॉर्मेंस अगले डिपार्टमेंट को कितना एनेबल करेगी, और इस तरह से एक चेन डेवलप होता है विच अल्टीमेटली मेक्स द कंपनी फ्लरिश। अच्छा, अगर मैं ये बात करूँ कि आपका माशाल्लाह से इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो आपका चल रहा है, तो इसमें आप एक वन वर्ड में या वन सेंटेंस में क्या डिफ़ाइन करेंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड? अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं लीगल फील्ड के अंदर, तो जैसे कि मैंने कहा कि रेपरकशंस होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स बहुत वेल टू डू परफॉर्म कर रहे हैं या वकील कर रहे हैं या बेचारे हमारे पुलिस वाले कर रहे हैं। हमेशा एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, वो था कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड लेट द अनकंट्रोलेबल्स फिगर आउट फॉर देमसेल्व्स। ये मेरी लाइफ का मोटो है। जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो ना, उसको करो। अब आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हो। सिचुएशन क्या हो रही है, सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, दुनिया में अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। लीगल फील्ड में भी आपको हर तरह के सीनियर्स मिलेंगे, हर तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे, हर तरह के जजेस मिलेंगे, हर तरह की सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। सिचुएशंस आएंगी, बट आप उन सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे कर रहे हो, दैट इज़ वेयर द पावर लाइज। आपको अपने रिएक्शंस, अपना बिहेवियर,
अपने माइंडसेट को इतना ट्रेन करना पड़ता है कि देयर कम्स अ टाइम व्हेन द सर्कमस्टांसेस डोंट मेक यू डांस टू देयर ट्यून्स। तो ये वाली जो वर्किंग है ना, ये मैंने भी ओवर द टाइम डेवलप की। मैं इनिशियल टाइम्स ऑफ माय करियर में नहीं थी ऐसी, मुझे भी बहुत टाइम लगा, बट आई वॉज एबल टू लर्न, आई वॉज विलिंग टू लर्न। मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसे मतलब पर्सनालिटीज़ को देख के या ऐसे ह्यूमन इंटरेक्शन से कि जहाँ पर पीपल डोंट वांट टू हैव द लर्निंग कैपेसिटी। दे आर लाइक वी आर परफेक्ट, हम जो हैं जैसे हैं हमें सब आता है और हमें कुछ नहीं सीखना। फिर वो और कुछ सीख भी नहीं सकते। वो सीख नहीं सकते। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। आप जितना ज़्यादा चेंज पे फोकस रखेंगे उतना जल्दी आप ग्रो करते रहेंगे और आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। जैसे कि आपने बात की थी स्टार्टिंग में कि कुछ नया सीखते रहना चाहिए या Yes. फिर एक चीज़ से एक डेली रूटीन से इंसान बोर बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल, आप रस्ट ऑफ हो जाते हो। एडिशनली कंसिस्टेंसी, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि देयर इज़ नेवर अ डे इन माई लाइफ, एवरीवन गेट्स सिक, एवरीवन गेट्स इल, होता है, आप ऑफ भी लेते हो, योर बॉडी समटाइम्स नीड्स ब्रेक और योर माइंड इज़ आस्किंग फॉर ब्रेक। ब्रेक लो, अच्छी ब्रेक लो, बट मेक श्योर कि उस ब्रेक के बाद आप इतने एनर्जेटिक वे में अपनी चीज़ों पर फोकस करो कि आपको कभी ये रिग्रेट ना हो। अब कितने लोगों को मैं देखती हूँ दे आर जस्ट स्टॉलिंग अवे। वो स्टॉलिंग अवे क्यों हो रहा है? बिकॉज इन देयर हेड यही ज़िंदगी है, यही मामला है, बस ठीक है, रोज़ चले गए, काम कर लिया, वापस आ गए। नो, दिस एटीट्यूड विल मेक यू डू द जॉब बट इट विल नॉट मेक यू अ लीडर। लीडर वो होता है जो डेली उठकर सोचता है कि कल क्या गलत कर लिया था, आज क्या सही करना है, और आज जो सही करना है वो कल उससे भी बेहतर करना है। तो ये वाला माइंडसेट आप जितना रखेंगे, आप इंशाल्लाह उतना जल्दी किसी भी फील्ड में वो ग्रो करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस बात को बहुत सारे लोग सुने और समझे भी। बिल्कुल अडॉप्ट करें। तो राइस पाकिस्तान को आप लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगी? राइस पाकिस्तान के लिए बेसिकली जो मेरा थॉट प्रोसेस था, जैसे मैं आई हैड अ वर्ड विद यू गाइस, और आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। मतलब ये जो आप लोगों का इवन जो, फिर हम वही बात करेंगे, आईपी नेम है राइस पाकिस्तान, तो इट इज़ वेरी होपफुल कि पाकिस्तान को उठना चाहिए, पाकिस्तान की आवाज़ और पाकिस्तान का जज्बा। सो बेसिकली राइस पाकिस्तान के लफ्ज़ में ही इतना ज़्यादा एक एनर्जी लेवल मुझे फील हुआ। बिल्कुल। हाँ। तो द टीम इज़ वेरी पॉजिटिव, द टीम इज़ वेरी गुड। और फिर वही बात आ जाएगी कि विज़न है आप लोगों के पास, विज़न इज़ देयर, बट अब उस विज़न के लिए आप लोग कितना अच्छा एग्जीक्यूशन प्लान रन करते हैं, कितनी कंसिस्टेंसी से उसको चलाते हैं, कितने ग्रोथ माइंडसेट से उसको लेके चलते हैं, दैट विल इंशाल्लाह मेक राइस पाकिस्तान बी वन ऑफ द लीडिंग चैनल्स इन पाकिस्तान। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गुज़ैबा भाई, और अपने Thank you so पॉइंट ऑफ much. व्यू शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सो मच जवेरिया, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।